साथियों नमस्कार, मैं सीए अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट पर हमारी एक सीरीज चल रही है। इस सीरीज में अभी तक हमने चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 11 और बाकी काफ़ी सारे प्रोविजंस का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट कोई कैपिटल एसेट्स बेचता है तो उस पर किस प्रकार के टैक्स के प्रोविजन लागू होंगे, उसकी इनकम को किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे अगर कोई ट्रस्ट बिजनेस करती है तो उस पर टैक्स के प्रोविजन किस प्रकार से लागू होंगे, उस पर अगर कोई टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा या उस पर एग्जम्पशन मिलेगी। इसके अलावा आज हम एक मेजर चीज़ को और डिस्कस करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि सेक्शन 12AA की एग्जम्पशन या सेक्शन 1023C के अप्रूवल में क्या क्या मेजर डिफरेंस हैं और वो हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल हो सकती है। हमको सेक्शन 12A में अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए या सेक्शन 1023C में हमको अप्रूवल लेना चाहिए। इन्हीं सारी बातों का आज हम बड़े ही विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। तो साथियों, अब हम लोग अपनी जर्नी पर आगे चलते हैं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैं इसी प्रकार से बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आप लोगों का ज्ञान वर्धन करता रहूं। तो चलिए साथियों, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम आज अध्ययन करेंगे कि अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी कोई कैपिटल एसेट्स को बेचता है तो उस पर क्या क्या प्रोविजन लागू होंगे। तो आयकर अधिनियम की धारा 11(1)(a) में इसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई ट्रस्ट कैपिटल एसेट्स बेचता है तो हमको उसमें ये देखना है कि कैपिटल गेन पर अगर आप इनकम टैक्स के प्रावधान देखें तो सेक्शन 45 एप्लीकेबल होता है। लेकिन चूँकि सेक्शन 11, 12, 13 अपने आप में यूनिक कोड है, कंप्लीट कोड है, तो सारे प्रोविजन इन्हीं सेक्शनों के लगते हैं। लेकिन सेक्शन 45 को इन्होंने कैपिटल गेन के संबंध में बोरो कर लिया है, तो हमको कैपिटल गेन की गणना करने के लिए सेक्शन 45 में ही जाना होगा। लेकिन कैपिटल गेन की गणना करने के लिए ना तो इसमें हमको कोई होल्डिंग पीरियड देखना होता है, ना हमको ये देखना होता है कि हमारी एसेट्स लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। हमको सिंपल कैपिटल गेन की गणना करनी होती है कि कितने रुपए में हमने अपनी एसेट्स बेची और कितने रुपए में ख़रीदी थी। तो जो भी हमारा नेट कंसिडरेशन आता है उस कंसिडरेशन के आधार पर ही हम आगे की एप्लीकेशन उसमें करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास कैपिटल एसेट्स बेच के जो पैसा आया है उस पैसे को हम किस प्रकार से यूज करें जिससे कि हमको उसकी एग्जम्पशन मिल सके। जैसे सपोज करिए हमने कोई कैपिटल एसेट्स अपनी 1 करोड़ रुपये में सेल करी। 1 करोड़ रुपये की कैपिटल एसेट्स सेल करने के बाद हमने 1 करोड़ रुपये या उससे ऊपर की कोई भी कैपिटल एसेट्स परचेज कर ली, तो ये माना जाएगा कि हमने अपने पूरे पैसे को यूटिलाइज कर दिया है और ट्रस्ट को कोई भी कैपिटल गेन नहीं देना होगा, क्योंकि कोई कैपिटल गेन हुआ ही नहीं है। इसके अलावा एक सिचुएशन ये बन सकती है कि किसी ट्रस्ट ने 1 करोड़ रुपये की संपत्ति बेची, कैपिटल एसेट्स बेची और उसके बाद उसका 85% अपने चैरिटेबल पर्पज़ के लिए खर्च कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया, तब भी ये माना जाएगा कि उन्होंने अपने पैसे को जो है अप्लाई कर दिया है। इसके अलावा एक सिचुएशन इसमें और बन सकती है कि ट्रस्ट ने 1 करोड़ रुपये की जो है मतलब संपत्ति बेची। इसमें एक सिचुएशन और बनती है कि अगर हमने उसके 85% भी खर्च नहीं किया है और हमने उतने रुपये की संपत्ति नहीं खरीदी है, तो इस केस में हम ये देखेंगे कि हमको कैपिटल गेन की गणना करनी है। कैपिटल गेन की गणना का मैंने फार्मूला आपको पहले ही बताया था कि जितने रुपये में हमने सेल करी है, अगर हम उस पूरे पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो उसको हम ये देखते हैं कि हमने कितने रुपए की एसेट्स खरीदी है। अगर हमने पूरा पैसा यूटिलाइज नहीं किया संपत्ति को खरीदने में, तो बाकी का जो पैसा बचता है उस पर कैपिटल गेन के हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन वो टैक्स सेक्शन 11(1)(a) में लगेगा, कोई सेक्शन 45 में उसकी जो है टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। तो ये थे हमारे कैपिटल एसेट्स को बेचने पर होने वाले कैपिटल गेन के प्रावधान। इसके अलावा अब हम आगे चलते हैं। हम ये देखेंगे कि सेक्शन 12A में और सेक्शन 1023C में मेजर डिफरेंस है क्या है। तो सेक्शन 12A में पहला डिफरेंस तो ये है कि सेक्शन 12A की ऑडिट रिपोर्ट जो है वो फॉर्म नंबर 10B में फाइल होती है और सेक्शन 1023C की ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो फॉर्म नंबर 10BB में फाइल होती है। एक इसमें मेजर डिफरेंस तो ये रहा। दूसरा इसमें मेजर डिफरेंस
ये होता है कि जब हम इसका फॉर्म फाइल करते हैं एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ सेक्शन 1288 नाउ सेक्शन 12AB, तो हम इसमें फॉर्म नंबर 10A फाइल करते हैं, जबकि 1023C के केस में हम फॉर्म नंबर 56D फाइल करते हैं। इसके अलावा एक इसमें मेजर डिफरेंस और है कि जब हमारी संस्था सेक्शन 12W में रजिस्टर्ड है, उसको अगर कोई कॉर्पस डोनेशन मिलता है तो वो कॉर्पोरेट डोनेशन सेक्शन 11(1)D में एग्जम्प्ट होता है। उसमें कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता है और ना ही उस कॉर्पोरेट डोनेशन को हमको अप्लाई करना होता है। लेकिन सेक्शन 10(23)C के केस में अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को कोई कॉर्पोरेट डोनेशन मिलता है तो वो इन संस्थाओं के हाथ में टैक्सेबल होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई एग्जम्पशन नहीं मिलता है। ये स्थिति तो थी 31 मार्च 2020 तक की, लेकिन गवर्नमेंट ने अब जो है थोड़ा नया उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कर दिया है। उस प्रोसीजर के अनुसार अगर कोई ट्रस्ट जो कि सेक्शन 10(23)C में अप्रूव्ड है, अगर उसको कोई कॉर्पोरेट डोनेशन मिलता है तो वो भी उसके हाथ में एग्जम्प्ट होगा, लेकिन ये 31/3/20 के बाद होगा। 31/3/20 तक ओल्ड प्रोविजन ही इसमें लागू होंगे, यानी कि अगर 31/3/20 तक कोई कॉर्पोरेट डोनेशन सेक्शन 10(23)C में जो इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड है उनको मिलता है तो वो उनके हाथों में टैक्सेबल होंगे। इसके अलावा जो उसमें एक मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस क्या है, जैसे सेक्शन 12AA में हमको क्या है कि जो हमारी इनकम हमको मिलती है उसका हमको 85% अपने चैरिटेबल पर्पज़ के लिए अप्लाई करना होता है। अगर हम अपना पैसा 85% उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो विकल्प होते हैं, जैसा कि मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, फिर एक बार और बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे हमारी इनकम 1 लाख रुपये हमको प्रॉपर्टी से प्राप्त हुई जो हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट में है, तो हमको उसका 85% यानी कि 85,000 रुपया अप्लाई करना है। लेकिन इसमें हमारे साथ ये हुआ कि हमको 31 मार्च 20 का मान लो केस मान के चलते हैं, हमको कुछ पैसा लेट प्राप्त हुआ या कुछ पैसा प्राप्त नहीं हुआ। जैसे कि FDR की इंटरेस्ट होती है जो एक्रूड बेसिस पर, जो चैरिटेबल ट्रस्ट मर्केंटाइल बेसिस पर अपनी अकाउंटिंग करते हैं तो वो FDR वगैरह की इंटरेस्ट होती है, उसको एक्रूड बेसिस पर अपनी इनकम में शामिल कर लेते हैं। अब वो FDR पर इंटरेस्ट इनकम में तो शामिल हो गई, लेकिन वो अभी तक हमको रिसीव नहीं हुई। FDR की इंटरेस्ट रिसीव होती है 2 साल बाद, 3 साल बाद या 4-5 साल बाद, जितने साल की भी FDR हमने बनवाई है। तो ऐसे केस में हमको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी होगी, जैसे हमको 1 लाख रुपये की इनकम प्राप्त हुई, इस 1 लाख रुपये की इनकम में 20,000 रुपये की इनकम हमारी ऐसी शामिल है जो हमको 20 मार्च को प्राप्त हुई, 20 मार्च 2020 को इनकम प्राप्त हुई, जिसको कि मैं 31 मार्च 20 तक अप्लाई नहीं कर पाए। इसी कारण से जैसे इस साल में जो कारण रहा मेन लॉकडाउन का, 21 मार्च से हमारे देश में लॉकडाउन हो गया, इसलिए हम उस इनकम को अप्लाई नहीं कर पाए। तो इस केस में जो प्रावधान है, इस केस में हमारा ये जो प्रावधान लगेंगे उस इनकम को हम अगले वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी 31/3/21 तक अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरे केस में जो इनकम हमको रिसीव नहीं हुई, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया था FDR की इंटरेस्ट, तो FDR की इंटरेस्ट जो हमको प्राप्त नहीं हुई, लेकिन अप्लाई हम उसको इस साल में नहीं कर सकते, कोई प्राप्त नहीं हुई। तो इसमें जो प्रावधान है सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 2, उसमें ये प्रावधान है कि जिस वर्ष भी हमको ये आय रिसीव होगी, जिस वर्ष भी ये आय हमको रिसीव होगी, या तो हमको ये आय उसी वर्ष खर्च करनी होगी या उससे अगले वर्ष में भी हम इसको खर्च कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आय हमको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जाके रिसीव होती है, तो या तो हमको ये 22-23 में अप्लाई करनी होगी या 23-24 में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको 23-24 में भी अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो ये जो साल की इनकम मान ली जाएगी। अब हम आते हैं अपने करंट ईयर की टैक्सेबिलिटी पर, फाइनेंशियल 19-20 की पर। हमको 1 लाख रुपये की इनकम प्राप्त हुई, जिसमें हमको 85% पैसा खर्च करना था, जिसमें से FDR की इंटरेस्ट भी प्राप्त नहीं हुई हमको, और जो कुछ पैसा प्राप्त हुआ वो हम उसको खर्च नहीं कर पाए क्योंकि हमको लेट प्राप्त हुआ। तो ऐसे केस में एक ये प्रावधान है कि हमको फॉर्म नंबर 9A SSM ऑफिसर के सामने भरना होगा, जो ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद होता है। हमको वो फॉर्म ऑनलाइन भरना होता है। उस फॉर्म में ये भरना होता है कि ये इस वाली इनकम को हम अगले साल खर्च करेंगे, और जो इनकम हमको प्राप्त नहीं हुई उसको हम उस साल खर्च करेंगे जिस साल में हमको प्राप्त होगी, या उससे अगले वर्ष में इसको मतलब अप्लाई कर देंगे। तो इस केस में इन दोनों ही इनकमों को
इस साल के लिए डीम्ड टू बी अप्लाइड मान लिया जाएगा और कोई भी ट्रस्ट के ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा एक इसमें प्रोविजन हो रहा है सेक्शन 11(2), यानी कि अगर किसी ट्रस्ट को 85% ट्रस्ट पैसा खर्च नहीं कर पाती है, अगर कोई ट्रस्ट 85% पैसा खर्च नहीं कर पाती है तो वो अपने पैसे को सेक्शन 11(2) में एक्यूमुलेट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ट्रस्ट को 1 लाख रुपए की इनकम हुई है और वो ट्रस्ट केवल 50,000 ही खर्च कर पाया, जबकि नियमानुसार उसको 85,000 का एप्लीकेशन करना था, तो जो 35,000 रुपये उसने कम खर्च किए हैं उसको वो सेक्शन 11(2) में एक्यूमुलेटेड कर सकता है अगले 5 सालों के लिए किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। वो पर्पज़ उसको बतलाना होता है। इसके लिए फॉर्म नंबर 10 होता है जो कि ऑनलाइन फाइल करना होता है एसएसएम ऑफिसर के सामने। तो फॉर्म नंबर 9 और फॉर्म नंबर जो 10 दोनों होते हैं, ये रिटर्न दाखिल करने की जो ड्यू डेट है, जैसे फाइनेंशियल 19-20 के केस में 30 नवंबर जो डेट है उससे पहले ऑनलाइन पोर्टल में फाइल करने पड़ेंगे फॉर्म 9 या फॉर्म 10। अगर इन दोनों फॉर्मों को असेसी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है तो उसको सेक्शन 11 की एग्जम्पशन है, जिसमें जो खर्चे उसने डीम टू बी अप्लाइड माने हैं, तो ये खर्चे डीम टू बी अप्लाइड नहीं माने जाएंगे और इन पर टैक्स लग जाएगा। ये सारे प्रोविज़न जो मैंने आपको बताया सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 2 में, ये सारे प्रोविज़न सेक्शन 10(23) के जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन पर लागू नहीं होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि 10(23) में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं मेनली उसमें एजुकेशन और हॉस्पिटल्स होते हैं। अगर इनको कोई आय मान लो प्राप्त नहीं हुई है या इनको लेट प्राप्त हुई है तो इनके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि वो आगे के लिए इसको अक्यूमुलेटेड कर लें या कोई ऐसा फॉर्म फाइल कर दें एसएसएम ऑफिसर के सामने कि भाई इस इनकम को हम अगले सालों में खर्च करेंगे। ये इनकम ऐसे टेस्टों को उसी साल में अप्लाई करनी होती है। तो ये इसमें आता है मेजर डिफरेंस। इसके अलावा इसमें एक मेजर डिफरेंस और है, वो मेजर डिफरेंस ये है, अगर सेक्शन 12(e) का केस स्क्रूटनी में आ जाता है 143(2) में, अगर कोई नोटिस आता है और स्क्रूटनी का केस की हियरिंग हो रही है और स्क्रूटनी केस की हियरिंग के दौरान एसएसएम ऑफिसर को जैसे लगता है कि ट्रस्ट ने अपने ऑब्जेक्ट्स के अनुसार कार्य नहीं किया है, ऑब्जेक्ट के अनुसार काम नहीं किया है, या उसकी चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं है, या उसकी एक्टिविटी जेन्युइन नहीं है, या उसने अदर लॉ का कोई पालन नहीं किया है, तो एसएसएम ऑफिसर को अधिकार होता है कि वो एसएससी ट्रस्ट को सेक्शन 11 के एग्जाम्पशन देने से मना कर सकता है। यानी कि एसएसएम ऑफिसर अगर चाहे तो वो सेक्शन 11 का एग्जाम्पशन उसको नहीं देगा और उसकी इनकम उसी हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन जब हम सेक्शन 10(23) की बात करते हैं, अगर यही केस 10(23) के अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के केस में होता है, अगर स्क्रूटनी का केस उनका आ जाता है और उसके दौरान एसएसएम ऑफिसर को ये लगता है कि 10(23) में अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको अधिकार नहीं है कि उनके अप्रूवल को कैंसिल कर दे या उनको जो उसको एग्जाम्पशन को देने से मना कर दे। वो इस केस में इतना कर सकता है कि जो प्रिंसिपल CIT एग्जाम्पशन होता है उसको उस केस को रेफ़र कर सकता है और उसको उस केस को रेफ़र करने के बाद आगे की जो भी कार्रवाई होती है वो प्रिंसिपल CIT करता है कि उसका ट्रस्ट का अप्रूवल कैंसिल किया जाए या नहीं किया जाए। यह सारा अधिकार प्रिंसिपल CIT को होता है। इस केस में एसएसएम ऑफिसर को कोई राइट नहीं होता है। इसके अलावा साथियों, अब मैं इसमें आपको ये बताऊंगा 10(23) में जो हमारे मतलब के सेक्शन है, केवल सेक्शन हमारे मतलब के इसमें 4, 10, 23C, 3rd AD का मतलब है IIIAD, 3rd AD, 3rd AC एंड 10(23C, 3rd, 6 VI और VIA। ये केवल जो 4 सेक्शन है, ये 4 सेक्शन हमारे जो है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम आते हैं। तो आज हम इन चारों सेक्शनों पर डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि ये सेक्शन क्या है और उनकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हम सेक्शन लेते हैं 10(23C, 3rd AD। 10(23C, 3rd AD का जो सेक्शन है ये केवल ऐसे इंस्टीट्यूशंस पर लागू होता है जो पूरी तरह से एजुकेशन में लगे हुए हैं, जिनका मोटिव प्रॉफिट नहीं है, इनका मोटिव केवल एजुकेशन को इम्पार्ट करना है, एजुकेशन को बढ़ावा देना है, एजुकेशन देना है। ये 10(23C, 3rd AD उन्हीं इंस्टीट्यूशंस पर लागू होता है। और इसमें दूसरी शर्त होती है कि इन इंस्टीट्यूशंस का जो ग्रॉस रिसीट है वो 1 करोड़ रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी रिसीट 1 करोड़ रुपये तक है तो 10(23C, 3rd AD के प्रोविजन लागू हो जाते हैं और उनकी सारी इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस को न किसी ऑडिट की आवश्यकता होती है, न किसी एग्जाम्पशन की आवश्यकता होती है।
इनको किसी भी नियम को कोई खास पालन नहीं करना होता है। केवल इसमें शर्तें होती है कि इनको 139(1) की समय सीमा में अपनी रिटर्न को फाइल करना होता है और इनके ऊपर कोई खास प्रोविज़न नहीं है। हमने अपने प्रैक्टिकल लैब में ये भी देखा है कि इस तरीके के तमाम इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनकी ग्रॉसरी 1 करोड़ रुपए तक होती है, तो उनको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो अगर इस प्रोविज़न में आ जाते हैं और अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो उनके ऊपर और कोई प्रोविज़न लागू नहीं होती। उनको अलग से किसी एग्जाम्पशन की आवश्यकता नहीं होती, ना उनको सेक्शन 12A के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है, ना ही उनको अन्य किसी प्रोविज़न की आवश्यकता है। इसके अलावा इसमें सेकंड प्रोविज़न आता है 10(23)C थर्ड ए के दौरान जो हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जिनका एनुअल ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं है, यानी कि जिनकी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए तक है, उनको भी इसी प्रकार से एग्जाम्पशन मिलती है जैसे एजुकेशन को मिलती है। लेकिन इसमें भी शर्त यही है कि हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस प्रॉफिट मेकिंग के लिए होने चाहिए और उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए और मेडिकल से संबंधित ही होना चाहिए, तभी उनको एग्जाम्पशन मिलेगी। इस केस में भी किसी ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती और इस केस में भी केवल उनको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट रहती है। उनको रिटर्न तो फाइल करना ही अपना पड़ेगा। रिटर्न फाइल करने के बाद उनके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती है। इन दोनों ही केसों में अगर ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट जो एजुकेशन का काम करती है या मेडिकल के क्षेत्र में काम करती है, अगर अपना रिटर्न लेट भी फाइल करती है तो उनके ऊपर केवल लेट फीस के प्रावधान लगते हैं और कोई उनके ऊपर ऐसा कोई पेनल्टी नहीं है कि साहब आपका कोई एग्जाम्पशन लूज हो जाएगा या आपके ऊपर कोई अन्य जो है प्रावधान इसके लग जाएंगे। केवल उनके लिए ये कि 1000 रुपये की जो पेनल्टी है या 5000 की पेनल्टी है या 10,000 की पेनल्टी है, एज द केस में भी वो केवल लेट फीस के प्रावधान लगते हैं और कोई प्रावधान उनके ऊपर नहीं लगते हैं। लेकिन दोनों ही केसों में शर्त ये है कि ये पूरी तरह से होली एजुकेशन और मेडिकल पर्पज़ के लिए होने चाहिए। इसके अलावा हम चलते हैं 1023C थर्ड 6 का मतलब VI। ये ऐसे एजुकेशनल ट्रस्ट पर लागू होती है जिनका सालाना ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए से ऊपर है। अभी तक हमने बात करी थी 1 करोड़ रुपए से कम वाले इंस्टीट्यूशन की, अब हम बात करने जा रहे हैं जिनकी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ से ऊपर है। इसमें भी शर्त यही है कि होली एजुकेशन के लिए होनी चाहिए, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इनका एनुअल ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो जाती है तो इनको प्रिंसिपल CIT के सामने फॉर्म नंबर 56D में अप्लाई करना होता है। इनको वहाँ से अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल मिलने के बाद ही फिर इनको एग्जाम्पशन मिलता है, जैसे मैंने अभी आपको पिछली बार मैंने आपको समझाया था। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पशन मिलती है 1023C 6A, जो हॉस्पिटल्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशन जिनकी ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपये से अधिक होती है, उनको भी प्रिंसिपल CIT के सामने फॉर्म नंबर 56D अप्लाई करना होता है और उनको अप्रूवल मिल जाती है। लेकिन शर्त वही है कि आपका उद्देश्य पूरी तरह से मेडिकल वाला होना चाहिए, हॉस्पिटल्स के लिए होना चाहिए। इसके अलावा आपका उद्देश्य और दूसरा नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये अप्रूवल मिलती है। इसमें मैंने आपको आज जो है 1023C से संबंधित सारे प्रावधानों को समझाने की कोशिश की कि 1 करोड़ रुपये से कम वालों में क्या प्रावधान है और 1 करोड़ रुपये से अधिक वालों में क्या प्रावधान है। इसके अलावा आज हम इसमें बात करेंगे कि जो हमारे चैरिटेबल पर्पज़ जो सेक्शन 215 में बतलाए गए हैं, हालांकि चैरिटेबल पर्पज़ के बारे में मैं आपसे डिटेल में अध्ययन पिछली वीडियो में भी कर चुका हूँ, लेकिन आज मेरा इसका जो है डिस्कस करने का उद्देश्य ये है कि आज हम ये जानेंगे कि चैरिटेबल ट्रस्ट की कौन कौन सी है बिजनेस एक्टिविटी मानी जाती हैं या बिजनेस एक्टिविटी नहीं मानी जाती है। तो सबसे पहले हम फिर दोबारा एक बार चैरिटेबल पर्पज़ को समझेंगे। चैरिटेबल पर्पज़ क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, आज फिर बताता हूँ कि अगर हमने चैरिटेबल पर्पज़ को समझ लिया तो हमारा लगभग 80% चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन का चैप्टर खत्म हो जाता है, क्योंकि सारी कहानी चैरिटेबल पर्पज़ पर ही घूमती है। अगर हमने जो ट्रस्ट डीड बनाई है या हमने अपनी ट्रस्ट डीड रजिस्टर कराई है, अगर हमारे पर्पज़ ही चैरिटेबल नहीं होंगे तो ये हमारे एमबिट से बाहर हो जाएगा, क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाएगा और सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन किसी भी सूरत में ग्रांट नहीं होगा। इसीलिए हमको अपने पर्पज़ चैरिटेबल रखने चाहिए और जो चैरिटेबल पर्पज़ है उनकी परिभाषा जो दी गई है उसी के अनुसार होनी चाहिए। चैरिटेबल पर्पज़ की परिभाषा में बताया गया है रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ मोनूमेंट्स,
एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ये इसमें चैरिटी पर्पज में 7 लिम्ब बताए गए हैं, जिसमें 6 लिम्ब एक तरफ है और 7वां लिम्ब एक तरफ है। 7वें लिम्ब में शर्तें बताई गई है कि अगर हमारा पर्पज एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी है और हम कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी इसके साथ में करते हैं और उस कॉमर्शियल एक्टिविटी की जो रिसीट है वो टोटल रिसीट के 20% से ऊपर है, तो हमको सेक्शन 11 का एग्जम्पशन डिनाई हो जाएगा, हमको सेक्शन 11 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक CBDT का सर्कुलर आया था, उस सर्कुलर में ये बतलाया गया था कि अगर किसी साल में उसकी रिसीट 20% से ऊपर हो जाती हैं तो केवल उसके लिए शर्त ये रहेगी कि उसको सेक्शन 11 का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा और उसको एक अनरजिस्टर्ड टेस्ट की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। लेकिन कमिश्नर के द्वारा उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। अगर इस प्रकार से कमिश्नर के द्वारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा तो इससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो CBDT ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट कर दिया है कि अगर रिसीट 20% से ऊपर है तो उस पर नॉर्मल प्रोविजन लागू होंगे अनरजिस्टर्ड टेस्ट की तरह, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि अगले साल में हो सकता है उसकी रिसीट 20% से कम हो जाए तो उसको सेक्शन 11 का एग्जम्पशन अगले साल से मिल जाएगा। यानी कि हर साल की साल अलग अलग देखना होता है कि किस साल रिसीट 20% से ऊपर है, किस साल रिसीट 20% से कम है। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमारा नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है जो व्यापारियों के हित के लिए कार्य करता है, इंडस्ट्री के हित के लिए कार्य करता है, तो वो हमारा एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी फॉलो करता है। अगर वो अपने ऑब्जेक्ट के अलावा कॉमर्शियल एक्टिविटी भी करता है, जैसे सपोज करिए उनके पास कोई हॉल है, उस हॉल को वो मैरिज के लिए भी दे देते हैं, कोई एग्जीबिशन उसमें लगाते हैं और उसके लिए पैसा चार्ज करते हैं। इस प्रकार से अगर वो कॉमर्शियल एक्टिविटी में इंगेज होते हैं और उस कॉमर्शियल एक्टिविटी की जो रिसीट है वो टोटल रिसीट की 20% से ऊपर है तो उसको सेक्शन 11 का एग्जम्पशन उस साल नहीं मिलता है, लेकिन कमिश्नर के द्वारा उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। अब हम आते हैं स्टार्टिंग के 6 लिम्ब में, जो कि अधिकतर ट्रस्ट इसी लिम्ब में फॉल करते हैं। रिलीफ टू द पुअर, एजुकेशन, योगा, मेडिकल और प्रिजर्वेशन ऑफ मोनूमेंट्स एक्सेट्रा। अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हम लोग अब अपने शहर की बात करें, हमारे शहर में काफ़ी ऐसी धर्मशालाएँ हैं जो कि यात्रियों के लिए रूम उठाती हैं, किराए पर रूम देती हैं उनको। उनके पास कुछ उनकी दुकानें हैं, उनको भी वो किराए पर उठाती हैं। उनके पास अपना हॉल है मैरिज के लिए, वो उसको भी जो है मतलब किराए पर उठा के उससे आमदनी उनकी होती है। इसी प्रकार से और भी एक्टिविटी वो इस प्रकार के टेस्ट करते हैं। जो ये टेस्ट रिलीफ टू द पुअर वाली एक्टिविटी में आते हैं और उसी एक्टिविटी में ये लोग अपना कार्य करते हैं। अगर ये वाले ट्रस्ट कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी भी करते हैं जो कि उनके मेन ऑब्जेक्ट से इंसिडेंशियल है, यानी एक धर्मशाला है, उसमें दुकानें भी हैं और हॉल्स में उसमें शादी भी होती है, उसका ऑब्जेक्ट रिलीफ टू द पुअर है, FDR वगैरह की इंटरेस्ट भी मिलती है, दुकान बेचने पर कैपिटल गेन वगैरह की भी उसकी आमदनी होती है, हाउस रेंट वगैरह भी उसको मिल रहा है। और ये हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है इसमें रिलीफ टू द पुअर है। इसके अलावा हमको जो इंसिडेंशियल हमारे ऑब्जेक्ट हुए, जैसे हमने हॉल उठा दिए भाड़े पर, हमको उसका रेंट मिल रहा है, हमको उसकी दुकानें मिल रही हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट तो है रिलीफ ऑफ द पुअर। हम जो है गरीब आदमी को मदद करते हैं, जो समाज का निर्धन वर्ग है उसकी हम हेल्प करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कुछ रिलेटेड एक्टिविटी होती हैं जो कि मेन ऑब्जेक्ट के समान ही होनी चाहिए। तो ऐसे केस में उस संस्था को चैरिटेबल ही माना जाएगा, उसमें कोई भी प्रोविजन ऐसे नहीं लगेंगे कि हमको कोई 20% की एक्टिविटी देखनी है। इसके अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में भी ऐसा हो सकता है। एजुकेशन के जो क्षेत्र होते हैं उसमें मेन ऑब्जेक्ट उनका एजुकेशन करना होता है, जिसमें वो बच्चों से फीस चार्ज करते हैं। इसके अलावा वो अपने जो उनका ग्राउंड होता है, जैसे स्कूलों में ग्राउंड होता है, ग्राउंड को वो किराए पर दे सकते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के लिए। उनके पास कोई हॉल है, उसको हॉल को शादी में दे सकते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट मेन ऑब्जेक्ट के साथ ही होते हैं, इंसिडेंशियल टू द मेन ऑब्जेक्ट। अगर इस प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं तो वो चैरिटेबल रहेगा, उसमें कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर
ऑब्जेक्ट इंसिडेंशियल टू द मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि मेन ऑब्जेक्ट हमारा रिलीफ टू द पुअर है। इसके अलावा हम और कोई वर्क करते हैं जो कॉमर्शियल नेचर का है। मेन ऑब्जेक्ट हमारा एजुकेशन है, मेन ऑब्जेक्ट हमारा योगा है, लेकिन हम दवाई बेचने का कार्य कर रहे हैं। जैसे हमारा मेन ऑब्जेक्ट योगा है और इसके साथ साथ हम आयुर्वेदिक की दवाइयाँ बेच रहे हैं, तो ये हमारा कॉमर्शियल बिजनेस हो गया, जो हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है उसके हमारे सिमिलर नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या है कि जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटी है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट हमको अलग रखने पड़ते हैं। केवल उतने ही पार्ट की इनकम अलग से एसेसेबल होती है जो कि कॉमर्शियल नेचर का है। इसमें कोई 20% वाली लिमिट नहीं देखी जाती है कि टोटल रिसीट के 20% से कम है या ज़्यादा है। और इन सारी एक्टिविटियों को चैरिटेबल एक्टिविटी माना जाता है। बिजनेस एक्टिविटी को उसमें से अलग कर लिया जाता है, उसके लिए सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। अगर उसकी रिसीट 1 करोड़ रुपये से ऊपर हो जाती है तो उसका सेक्शन 44 AB में ऑडिट भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रस्ट जो चल रही है उसमें 10B का भी ऑडिट होता है और 44 AB का भी ऑडिट हो सकता है। दोनों ऑडिट एक साथ हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो आज मैंने आपको ये सारे प्रॉब्लम बड़े ही डिटेल में समझाए कि कैपिटल गेन अगर होता है तो किस प्रकार से चार्जेबिलिटी होती है, और हमारी अगर बिजनेस करती है हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट तो उसमें हमारे कौन कौन से प्रावधान लागू होते हैं। 20% वाला प्रावधान भी मैंने आपको डिटेल में समझाया। और 20% के प्रावधान का अगर वायलेशन हो जाता है तो ये भी मैंने आपको बताया कि कमिश्नर के द्वारा उसका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जा सकता। सिर्फ उसमें इतना प्रावधान है कि उसको सेक्शन 11 का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि सेक्शन 12AA में और 1023C में मेजर अंतर कौन कौन सी हैं, इसका मैंने डिटेल में आपके साथ अध्ययन किया। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो मेरे से रह गई कि अब 1 अप्रैल 2020 से पहले क्या होता था। 1 अप्रैल 2020 से पहले कि कोई अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो वो क्या करता था, वो अगर एजुकेशन वाले क्षेत्र में है तो वो 12AB ले लेता था और सेक्शन 1023C के क्लोज 6 में भी अप्रूवल ले लेता था। अब वही देखते थे कि उनको किस सेक्शन में फ़ायदा है। अगर सपोज करिए 18-19 में उन्होंने सेक्शन 12A का लाभ ले लिया, यानी कि सेक्शन 11 की एग्जाम्पशन उन्होंने क्लेम करनी, तो हो सकता है फाइनेंशियल 19-20 में वो 1023C 6 वाले जो प्रोविजन उसका लाभ ले लें। तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट अपने हिसाब से चलते थे। जिस वर्जन को जिस प्रोविज़न में लाभ दिखता था उस प्रोविज़न को ये अडोप्ट करते थे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे ट्रस्टों को कोई कॉर्पस डोनेशन प्राप्त होता था तो ये सेक्शन 12A वाले प्रोविज़न में चले जाते थे, क्योंकि सेक्शन 12A वाले प्रोविज़न में कॉर्पस डोनेशन एग्जेम्प्ट होता है। 1023C 6 में 31 मार्च से 20 तक कॉर्पस डोनेशन टैक्सेबल होता था। इसी प्रकार से और भी इसके प्रोविजन होते थे। ये अपना लावानी देख लेते थे कि जिसमें इनको फ़ायदा है उसी प्रोविजन को ये अडोप्ट कर लेते थे। लेकिन 1 अप्रैल 2020 के बाद गवर्नमेंट ने ये सारा काम बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने उनसे ही ऐसे ट्रस्टों से कह दिया कि आपको इन दोनों में एक ही प्रोविजन आपको मतलब चूज करना पड़ेगा, या तो आपको सेक्शन 12AA का रजिस्ट्रेशन मिलेगा या आपको 1023C 6 या 6A में अप्रूवल मिलेगा। दोनों आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। अगर किसी संस्था ने दोनों को एक साथ ले रखा है तो एक का उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, दूसरे के लिए उसको अप्रूवल या एग्जाम्पशन मिल जाएगा। तो साथियों, आज हमने बहुत डिटेल में आज चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रावधानों का अध्ययन किया है। तो मुझे आशा है कि जो मैंने आपको प्रोविजन समझाए हैं वो आपको काफ़ी हद तक आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उनका मैं आपको आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये था आज का हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट पर पूरा चैप्टर। तो साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।